पीछे कनेक्शन की बात करें तो किसका कनेक्शन है, क्या मोहरा बना है मुर्तजा, और मुर्तजा का आईएस कनेक्शन क्या, और मुर्तजा के पीछे किसका माइंड है, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट में खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। ब्रेक में जाने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी ने जो अपनी बात रखी थी, मैं उसी सवाल का जवाब ओपी सिंह जी से लूंगा। ओपी सिंह जी, मैं विपक्ष की यहां पर, या मैं यूं कहूं कि मैं लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कर रहा हूं, विपक्ष की भी अपनी अहम भूमिका होती है। और सुरेंद्र जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बात रखी कि वो जांच में, हर जांच में पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फिलहाल सवाल यह है कि क्यों घूम फिर के हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। बात होनी चाहिए जांच को लेकर के, इसके पीछे कनेक्शन किसका है, कौन है भेजने वाले, उसको लोग मठ भेजने वाले लोग, इन सवालों पर जांच होनी चाहिए ना कहीं। ओपी सिंह जी। जी जी बिल्कुल आलोक जी, आपने भी सही कहा। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो अपनी बात रखी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ तथ्य भी रखे जो बहुत अच्छे रखे। लेकिन देखिए ऐसा है आलोक जी, इस देश और प्रदेश के अंदर जब जब किसी बड़े माफिया, गुंडा, आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कहने वाले कहते हैं कि अरे इसको हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन है? क्या आतंकवादी का, अपराधी का, माफिया का कोई धर्म होता है, कोई जाति होता है, कोई मजहब होता है? क्या समाज और देश के प्रति उनके मन में कोई प्रेम होता? अगर नहीं है तो जब जब अपराधी पकड़े और मारे जाते हैं, ये बीच में डिबेट में क्यों लाया जाता? कौन लाता है? आज देखिए गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा को लेकर के बहस चल रही है। हमारे साथी सुरेंद्र राजपूत को चिंता शामली की भी है, अच्छी है। अपराधी अपराधी होता है। AK-47 और 1200 राउंड गोलियां मिली है, उसकी भी जांच हो रही है, उसके भी कनेक्शन को जोड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेसी जो जीन है ना, वो सुरेंद्र राजपूत के अंदर भी बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि जब मुर्तजा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी। लेकिन वो जो अनिल कुंटू की मुंटू है, वो भी आतंकवादी, मतलब मुर्तजा आतंकवादी है तो अनिल कुंटू या मुंटू भी आतंकवादी है। उसकी जांच भाई, जांच तो सबकी होगी। अरे बाबा का बुलडोजर जो चला, 150 अपराधी 5 साल में मारे गए, आप लोगों ने चलाया कि बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? वो हम सब दिखा रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले जरा सूर्य कुमार जी के पास आऊंगा। सूर्य कुमार जी, लगातार हिंदू मुस्लिम पर मुझे चर्चा नहीं करनी, मैं चाहता हूं एक सार्थक बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए, ताकि लोग जो हजारों करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं वो जाने कि हमारा जो हेल्दी पैनल जो आज हमारे साथ गेस्ट में जुड़ा था डिबेट में, उसने एक अहम तथ्य रखे। सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ, अल्पना जी हैं, ओपी सिंह जी हैं और सूर्य कुमार जी हैं। सूर्य कुमार जी, जांच को लेकर के अगर बात करें, अभी जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा, अल्पना मैम ने भी कहा कि जांच होगी, बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह कि योगी बाबा का जो बुलडोजर है, वो जो डर है उसका, किस तरीके से वो अभी उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि लोग तख्तियां लटकाए, किस तरीके से जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो पहुंच रहे हैं थाने। तो इस एक एंगल ये भी है कहीं ना कहीं कि डर भी है लोगों में। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इस देश को अगर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करना है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको सबको एकजुट करके आगे बढ़ाना है। और इस तरह की कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद करने वाली बातों से हमारा वतन कमजोर होता है। लेकिन ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर 0.1% लोग अपनी मजहबी कट्टरता के कारण मारा काटी पे उतारू हो जाते हैं, तो उसके कारण कोई जात या कोई धर्म के सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये बात हम सबको समझ कर रखना चाहिए। यद्यपि वो अधपगले टाइप के लोग, मजहबी कट्टरता वाले लोग ऐसा मारा काटी करने की बातें करते हैं और घटनाएं भी करते हैं, और सारी दुनिया इस तरह की समस्याओं से परेशान रहती है, लेकिन उसका अर्थ यह कहीं नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर, उन पर, पूरी जाति पर, पूरे धर्म पर कोई दोषारोपण करें और उसको इस प्रकार से करके उसमें न समाज का हित है, न किसी धर्म का हित है और न पूरे देश का। और बड़ी बात यह कि हम हर बात को धर्म से आखिर क्यों जोड़ने लगते हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत एक अहम सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि
इस पूरे मामले को लेकर के आतंकी साजिश साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक आतंकी घटना है और इसके जो दूरदर्शिता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम मुर्चरा के अगर पिता की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं। ऐसे में आप तो पुलिस के अधिकारी रहे कि जांच एजेंसियों का फोकस क्या रहता है, किन किन चीजों पर जांच चलती है? ये जो बात उनके परिवार के लोगों ने कही है ये बिल्कुल हमको तो अनुभव से सही प्रतीत होती है। जितने ये आतंकी होते हैं और जो किसी भी कारण से हिंसा की ओर उतारू होते हैं, मारकाट करते हैं, ये कहीं न कहीं मानसिक बीमार होते ही हैं। और वो उनमें कोई भी उनका बैकग्राउंड हो, कारण हो, और उसमें जब अतिवादिता, उग्रवादिता आ जाती है तो वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति अगर मंदिर के नक्शे लेकर के घूम रहा है और पढ़े लिखे इंजीनियर होने के बावजूद अगर वो अपने मजहबी नारे लगाता हुआ, अल्लाह अकबर कहता हुआ बांके से हमला कर रहा है, और इस पर भी अगर कुछ लोगों को ये समझ में ना आवे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, जो अल्पना जी की चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है कि हम कोशिश करें कि इस प्रकार के लोगों की रोजगार देकर, उनकी काउंसलिंग कराकर, मेडिकल ट्रीटमेंट कराकर, चाहे अस्पताल में, चाहे जेल में बंद है वहां जेल में, उनका सुधार करें। क्रिमिनल रिफॉर्मेशन, ऐसे लोगों का सुधार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं आगे की बात करें, सूर्य जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि अब इस तरीके से फोकस करना है ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पर क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? अल्पना जी, आप एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी हैं और आपने इस संदर्भ में काफी काम भी किया है। जो बीच में अगर युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए एक अदद रोजगार, और होनहार युवक था। पिछले कुछ ऐसे मामले सामने आए कि रुड़की और MNR IIT के इस तरीके के लोगों की संलिप्तता पाई गई, और एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार को लेकर के लगातार, तो इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, अब कहीं ना कहीं फोकस इस पर कहीं ना कहीं जरूरत है कि होनहार युवक इस तरीके से गलत रास्तों पर ना जाए, इस ट्रैक को ना पकड़ें। कहीं ना कहीं अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर मंथन की जरूरत है। अल्पना जी। आलोक जी, हम लोग ने अक्सर देखा है, चूंकि हम लोग टीचिंग के भी पेशे से जुड़े हैं और सोशल वर्क के भी, तो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, अगर हम लोग इसको किसी इस तरह से ले जाते हैं, या पढ़ा लिखा हिंदू बच्चा या कोई भी हो, वो ये जरूर चाहता है कि उसका रोजगार उसके हाथ में, उसका भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है, और ये मैंने कि इसी सरकार में ये समस्या बहुत समय से चली आ रही है, उस समस्या का कोई तोड़ हम लोग अभी निकाल नहीं पाए हैं। तो इतना क्वालिफाइड होने के बाद में हमने देखा बीटेक किए हुए बच्चे 10,000 की नौकरी के लिए मारे मारे घूमते हैं। तमाम बीटेक किए हुए बच्चे बीएड और बीपेड करने आ जाते हैं। तो वो मतलब उतनी ऊंची लेवल की शिक्षा लेने के बाद जब उन्हें लगता है कि हमें 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो दूसरी तरफ जाते हैं। इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मुझे जो महसूस होता है कि वो लोग ऐसे भटके हुए या परेशान लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, उनको शायद पैसे का लालच देते हैं, या उनको मानसिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम इधर आओ या उधर जाओ। मुझे लगता है ऐसे भी लोगों पे बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें कि भटके हुए युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, कौन लोग हैं जो हाथों में हथियार पकड़ाने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो जांच सकती है। का एक बिंदु तो ये भी होना चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने अल्पना मैम की बात सुनी होगी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो ऐसे जो उत्साही युवा हैं, टैलेंटेड युवा हैं, उनके हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं, उनकी आखिर क्या मंशा है? जांचें होंगी, रिपोर्ट भी आएगी, सजा भी होगी, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, क्यों आखिर युवा इस ओर भाग रहा है, या हम यूं कहें कि प्रतिभा का पलायन होता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप देंगे तो बेहतर होगा। देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। मैं अल्पना से बिल्कुल सहमत हूं कि इनके पीछे के कारणों पे जाना चाहिए, लेकिन देश का संविधान दो तरीके से काम करता है। पहली चीज, अगर कोई अपराध कर रहा है, आतंक कर रहा है, तो पहले तो उस आतंक का और उस अपराध का खात्मा होना आवश्यक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इस वजह से किसी आतंकवादी को या किसी अपराधी को नहीं छोड़ सकते कि उसने किसी के कहने पे या उकसावे में आकर के ये काम किया है, नंबर एक।
नंबर 2, और वो भी विशिष्ट व्यक्तियों के सामने या आम आदमियों के सामने। कोई आदमी गोली चला के, बांका चला के, फरसा चला के या किसी भी अन्य तरीके से अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है तो उसको कठोरता से दबाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके पीछे के लोग हैं, पहली कार्रवाई तो उनके खिलाफ, और यह सतत प्रक्रिया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहने भी पड़ती है और दुनिया में कार्रवाई हो भी रही है। मेरा सिर्फ इतना है कि उनके खिलाफ तो कठोरता से कार्रवाई हो जो इन युवकों को भटकाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो युवक अपराध कर रहे हैं उनके भी खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और युवक वहां पर जाने से डरें। अब बेरोजगारी है, बेरोजगारी और बढ़ रही है, हम लोग, महंगाई बढ़ रही है, हम लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रोजगार सरकार से मांग भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि मेरे अल्पना के बच्चे अपराध की तरफ उड़ जाएं। बिल्कुल, ये तो उचित नहीं है। या ओपी सिंह के बच्चे अपराध की तरफ उड़ जाएं। बिल्कुल, किसी ये एक सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और 21वीं सदी में जाते भारत के लिए कहीं ना कहीं विडंबना की। ओपी सिंह जी, तीसरी बात अभी एक ओपी सिंह जी ने कही थी। ओपी सिंह जी ने तो बड़े अच्छे इंसान है, कहने लगे कि साहब हमारी तो जीन है कांग्रेस की है। ओपी सिंह जी, जीन तो आपकी भी वहीं से है जहां से हमारी है, आप चिंता मत कीजिए, हम और आप एक ही जीन के लोग हैं। और अपराध के खिलाफ बात करिए, ये हिंदू मुसलमान करके आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, चलिए ओपी जी, बिल्कुल बात कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद के, आतंकी के खात्मे की होने चाहिए, इस पर पूरी तरीके से, जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा। ओपी सिंह जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए, ऐसा आलोक जी की अल्पना जी ने, सूर्य प्रकाश जी ने और सुरेंद्र राजपूत जी ने इस डिबेट में बहुत पॉजिटिव बातें की। वो राजनीति से हट करके है, पार्टी से हट करके है, और देश हित में जो बातें होनी चाहिए वास्तव में उन्होंने कहा। देखिए, इस देश में कुछ ऐसी नीतियां रही, उस देश में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रही कि आतंकवाद इस देश के लिए एक नासूर बन चुका था। हम आप भयभीत होते थे कि मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन करके लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, यात्रा करके गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये इस देश के अंदर था, और इसी देश के अंदर ये भी व्यवस्था थी कि इस देश में रहने वाले लोग ने दूसरी व्यवस्था कायम कर दी थी, और जिसके कारण आतंकवाद का बढ़ावा हुआ। इस केंद्र में तो अब आप बदल दीजिए ना, अब तो पूर्ण बहुमत है आपके पास, अब बदलने की कोशिश करिए ना जी। हाँ, सुनी तो रहे सर। देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद आलोक जी, इस आतंकवाद को दबोचा गया। इसके मैं केवल एक लाइन में बात कहना चाहूंगा। 26/11 की घटना जो बॉम्बे में हुई, पूरे देश को हिला दिया, पूरे देश को भयभीत कर दिया, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे जुड़े सेना के अधिकारी ने बाद में चैनलों पर यह बयान दिया कि उस समय हमारे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद, आप बताइए, पठानकोट अटैक के बाद इस देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि अगर तुम पाकिस्तान, अगर इस देश के अंदर आतंकवाद पैदा करने की कोशिश करोगे, बॉर्डर पर ट्रेनिंग दोगे, तो हमारे भारत के जवान तुम्हारे देश में घुस करके इसका जवाब देंगे। जी, अब आप इस घटना का कैसे जवाब देंगे? मुझे लगता है कि अब चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्यों सुरेंद्र जी, जल्दी से आप अपनी टिप्पणी देंगे, लगातार जिस तरीके से सवाल उठे। मैं आ रहा हूं जल्दी से, समय बहुत कम है, मुझे सबकी टिप्पणी लेनी है। सुरेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं सूर्य जी के पास आऊंगा। जी, कि इस घटना में भी दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, हाँ, तो कब होगा? जल्दी, अब बात इस पर होनी चाहिए। पिछले मामले में जल्दी से सुरेंद्र जी, ये को फांसी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के बाद भी, अब जोड़िए, अब बात करिए आतंकी घटना का आंकड़ा कहां पर है? अब चर्चा इस पे होनी चाहिए। ओपी सिंह जी, कौन फैलाना चाहता है दहशत? जी, आज सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, और सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि पिछले 3 साल से अमरनाथ की यात्रा क्यों रुकी हुई है, यह भी जरूर सरकार को बताना चाहिए। सरकार, अगर वो कोई सरकार काम नहीं कर सकती जो पिछली घटनाओं को शिखंडी की तरीके से आगे रख करके पीछे उसके छुप जाए। अरे भाई, गोरखपुर में आतंकी घटना हुई है, इसका निवारण होना चाहिए। शामली में एक आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका निवारण होना चाहिए।
3000 कारतूस पकड़े गए हैं। चलिए, उसका निवारण होने के लिए, AK-47 लेकिन सुरक्षा पकड़ी गई है, एजेंसियां जांच कर उसका रही है, ना कि निवारण होना राजनीतिक चाहिए। दल। मैं सूर्य कुमार जी के पास आऊंगा। सूर्य कुमार जी, मुझे इस बिल्कुल। सवाल का जवाब राजनीतिक दलों से नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। अब फोकस इस पर होना चाहिए कि किस तरीके से जो आगे की जांच बढ़ रही है कि आईएस कनेक्शन है और वो मत भेजने वाले कौन लोग हैं। फिलहाल अब कहीं ना कहीं इस पर फोकस होना चाहिए। आतंकी घटना के आका कहां पर हैं, अब चर्चा इस पर होनी चाहिए, ना कि पिछले उदाहरण गिनाने के लिए। सूर्य जी। बिल्कुल, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा चर्चा उन बातों की नहीं करनी चाहिए जो आपस में समाज में कटुता बढ़ाती हैं, और साथ ही ये भी कहूंगा कि पुलिस के अन्वेषण की दृष्टि से जितने लोग हिंसा कर सकते हैं वो किसी भी नाम पर, वो ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं आपस में और हिंसा की योजना बना रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। और चिन्हित करके जासूसी के तरीकों से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लगाया जाना चाहिए कि कौन से लोग देश को कमजोर करने की, देश में हिंसा फैलाने की, दंगा कराने की योजना बना रहे हैं, और उनको पहले से चिन्हित करके उनको सुधारा जाना चाहिए। अगर वो कोई घटना करते हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और जेल में रख के उनका इलाज करना चाहिए, ताकि वो ठीक अच्छे नागरिक बन के फिर से समाज में लेकिन आए। जो आपने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया सूर्य कुमार जी, सरकार तो लगातार अब इसी ट्रैक पर चल रही है ना, वो तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। अब आप कुछ बुलडोजर किस तरीके से चल रहा है, तो ये बानगी भी आप देख रहे हैं, तो ट्रैक तो अब चल पड़ा है ना। बिल्कुल, सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है, बल्कि मैं कहूंगा कि जो एटीएस है, एसटीएफ है, एटीएस ज्यादातर आतंकवादी लोगों की जांच करती है, एसटीएफ बाकी अपराधों की भी जांच करती है, और देश स्तर पर एनआईए बनी हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इस तरह की घटनाओं की पूरे देश में पता लगाती है, कार्रवाई करती है। तो ऐसे लोगों को ये संख्या और बढ़ानी चाहिए ताकि इस समस्या पर पूरा कंट्रोल हो सके और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। बिल्कुल, आतंकवाद को जड़ से, हालांकि कई बार चर्चा होती है, कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन फिर इस तरीके की थोड़े महीनों बाद एक घटना सामने आ जाती है। अल्पना जी, सरकार लगातार कदम उठा रही है और वो चीजें भी साफ तौर पर सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि शिवपाल यादव भी जिस तरीके से, जिस पार्टी की आप प्रवक्ता हैं, वो भी बीजेपी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं। और ये बात अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किस तरीके से मुलाकातें भी चल रही, खैर औपचारिकता भी हो सकती है, लेकिन किस तरीके से अब उनको ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर रहे हैं, और बाकी तो तस्वीरें मुझे ज्यादा शायद कहने की जरूरत नहीं है। अल्पना जी, आप खुद समझ रही हैं। देखिए, जहाँ तक बात हम लोग अभी आतंकवाद की और अपराधियों की कर रहे हैं, तो बात उसी पे रहे तो अच्छा है। और मैं सरकार की नीतियों को लेकर भी बात कर रहा हूँ, ये इनबिल्ट है सवाल मेरा। इस बार ये बहुत अच्छी चीज है कि जो विपक्ष है, हाँ, वो विपक्ष है, और खासकर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनका हमेशा है कि जो देशद्रोही घटनाएं हैं, जो समाज को तोड़ने वाली घटनाएं, उसमें सरकार कोई भी हो, हम लोग सरकार का हमेशा सहयोग करेंगे, और शुरू से हम लोगों ने इन चीजों पे ही काम किया है। जब सरकार गलत काम करेगी या वह स्थितियों को नहीं संभाल पाएगी, तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे और लड़ाइयां भी करेंगे। लेकिन आतंकवाद एक ऐसी बड़ी घटना है कि जिसपे थोड़ी थोड़ी बातों पे सरकार को घेरा नहीं जा सकता है, बल्कि हमें उनका सहयोग करने की जरूरत है। और मेरा बराबर ये मानना रहा है कि मानसिकता, हमें अपने युवाओं को समझाना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के नागरिक हैं, तो तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ना, तुम्हें कितना बड़ा साइंटिस्ट बनना है। जब हम उन्हें ऐसे उदाहरणों से उनके मानसिक रूप से उनको परिपक्व कर पाएंगे, तो शायद निश्चित तौर पर हमारे युवा, और खासकर जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के युवा हैं, जिन्हें हम अक्सर उनका नाम दे देते हैं कि ये आतंकवादी, वो आतंकवादी, उनको हमें और ज़्यादा अपने से जोड़ने की ज़रूरत है। वो डर खत्म करने की ज़रूरत है जो चुनाव के पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्शन में, कि लोगों में एक भय था, खासकर मुस्लिम समाज में ये भय था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये भय निकालने का वाकई में ये समय है कि सरकार मिलकर इस भय को निकाले और लोगों को बताए कि देश का नागरिक कोई भी जात धर्म का है, वो सरकार की सभी सुविधाओं का हकदार है, वो रोजगार भी पाएगा, उसका विकास भी किया जाएगा, और उसको शिक्षा के स्तर पे वो सब शिक्षाएं दी जाएंगी जिसके लिए वो डिजर्व करता है। तो हमारे युवा जो भटके हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है सरकारी तौर पे। एक बड़े स्तर पर वाकई में
काम करने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी आपकी भी इस पर कि एक बड़े लेवल पर एक काम करने की वाकई में कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि आप भी देखिए अपनी लेखनी के जरिए किस तरीके से हमेशा युवाओं को लेकर के बात करते हैं, और मैं भी आपकी लिखी बुक्स पढ़ता रहता हूं। सुरेंद्र जी, दो चीजें बड़ी साफ है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक भाई। देखिए, अल्पना जी ने जितनी बातें कही हम उससे 100% सहमत हैं। मैं फिर से कहता हूं कि सरकार चुनाव लड़ने के लिए, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो बहुमत से सरकार बनती है, लेकिन सर्वमत से सरकार चलती, सरकार सबके लिए होती है। यहां पर जितने भी सामाजिक आयोजन हो सकते हैं, डर खत्म करने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, रोजगार देने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी सरकार की जिम्मेवारी है और करना चाहिए। अल्पना जी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी के खिलाफ बगैर उसकी जाति, धर्म, नाम, संप्रदाय पूछे उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी आतंकी घटना के जड़ में जाना चाहिए और उस आतंकी घटना के जड़ में जाकर आप उसका कारण भी ढूंढिए और उसका निवारण करने के लिए नेस्त नाबूद कर दीजिए उनको, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो सीरिया से हो और चाहे वो कहीं और से हो। कोई भी लोग हों, वो चाहे शामली में पकड़े गए हों और चाहे गोरखपुर में पकड़े गए हों। मैं फिर से कहता हूं कि शामली का जो युवक है वो भी आतंकवादी है, क्योंकि AK-47 लेने वाला कोई भी आदमी और 3000 कारतूस लेने वाला कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल वो आतंकी हो सकता है, लेकिन सरकार ने भी सरकार ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो पूरी तरीके से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और अपराधियों को सजा मिलके ही रहेगी। ओपी सिंह जी, अब लगातार जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा कि अब आप सबके विकास को लेकर के कैसे यकीन दिलाएंगे और अपराध की रूट पर जाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अब बेसिक फैक्ट ये निकल करके आया है। देखिए आलोक जी, जब से हमारी केंद्र प्रदेश में सरकार बनी है, ये पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भले भेदभाव किया, हमारी योजनाओं का लाभ सबको मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको सार्थक किया। ये नारा केवल इस तरह से नहीं लगा। अच्छा। आप बताइए, केंद्र सरकार की 56 योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की 41 योजनाओं में कहीं भेदभाव है? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, उन योजनाओं को सबको लाभ मिल रहा, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार के क्षेत्र में पहले तो ये माना जाता था कि जितनी सरकारी नौकरी मिली उतना ही रोजगार है, बाकी कोई इसका उपाय नहीं। लेकिन हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारों ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं। चलिए वो हम योजनाओं को भी दिखाते हैं ओपी सिंह जी, और 100 दिन का जो सरकार का एजेंडा है वो भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से युवाओं को लेकर के और अन्य सुविधाओं को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है। अल्पना जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार बराबर कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बीच युवाओं की अगर मैं खास करके बात करूं, चूंकि अहमद मुर्तजा जैसे युवा जो IITians हैं, होनहार हैं, इनका नाम आया है बीच में किस तरीके से, और ये पूरी तरीके से आरोपी पाए गए हैं और CCTV फुटेज भी सामने आई है। अब किस तरीके से, अब किस राह पर चलने की जरूरत है और कैसा एक सिस्टम जहां पर लूप होल्स हैं उनको दूर करने की जरूरत है? मंथन इस पर होना चाहिए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा युवा भटक क्यों रहा है, इस बात को हमें ज़रूर देखना चाहिए। पार्टी कितनी भी बड़ी बातें करे, हकीकत ये कि आज रोजगार के अवसर कम है। और अगर जैसे कि भाजपा का एजेंडा रहा कि कौशल विकास, आप देखिए हमारे सारे गांव खाली हो गए। आज अगर आप गांव में जाकर देखें तो कोई युवक वहां मिलता नहीं है, बुजुर्ग लोग गांव में रह गए हैं, उनके घर खंडहर बन गए। तो हम भाजपा के प्रवक्ता से ये निवेदन भी करेंगे कि आप गांव की तरफ उन युवाओं को लौटाने के लिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, वहाँ रोजगार देने के लिए आप काम करें। आप हकीकत देख लीजिए, गांव के युवा पढ़कर आते हैं शहरों में और फिर वो यही छोटे मोटे काम करके बस जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं। तो कोई ऐसी योजना बनाए कि हमारा भटका हुआ युवा या हमारा बेरोजगार युवा गाँव की तरफ भी लौटे, या कोई आप कार्यशाला ऐसी कराइए जहाँ हमारे बड़े बड़े जितने भी IITians हैं या जो कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र हैं वो आप गाँव में खोलें और शहर के भी बच्चों को वहां ले जाएं और कहें कि आपको 100 दिन वहां काम करना है, 50 दिन काम करना है या 3 महीने काम करना है।
तो हमारा जो युवा वहां से पलायन कर रहा है, जो अपनी मिट्टी को छोड़ रहा है, एक बार अगर उसकी तरफ भी कोई स्कीम ये लोग बना पाए तो मेरे ख्याल से हमारा ये भटका हुआ फिर अपनी युवा जब अपनी मिट्टी में जाएगा, अपने संस्कारों को देखेगा, अपने बुजुर्गों को देखेगा, तो निश्चित तौर पे उसका मन बदलेगा। आज लखनऊ शहर बढ़ता चला जा रहा है, पूरी गांव की आबादी शहरों में आ रही है, पीने लायक पानी हमें नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं सूर्य जी एक बड़े अच्छे सुझाव अल्पना जी ने बताए, तो वाकई में अब कहीं ना कहीं इन पर मंथन की जरूरत है और सरकार भी लगातार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रही है। अब कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है, उस पर फोकस करेंगे तो जरूर आतंकवाद जैसे मामलों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी सूर्य जी, आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज बंद हो गई जी। सूर्य जी, मैं एक फाइनल कमेंट एक चाहूंगा आपकी टिप्पणी। जी, आवाज आ रही है आपको सर? जी नहीं, हाँ मुझे आवाज आ रही है। और बहुत अच्छा सुझाव अल्पना जी की तरफ से, सुरेंद्र जी से, ओपी सिंह जी सबसे आए हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने नई पीढ़ी को रोजगार की तरफ बढ़ाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना लघु उद्योग को, जितना मध्यम उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाएगा और साथ में उनको भी सामान उनका बना हुआ खरीदने की गारंटी दी जाएगी कि आप सामान बनाओ, हम इसको खरीदेंगे। जैसे गल्ला खरीदा जाता है, अनाज खरीदा जाता है किसानों से, उसी तरह लघु उद्योगों का सामान खरीदा जाएगा। आप काम करो इसी तरह जैसे पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन, बिल्कुल ऐसे तमाम सारी फील्ड से जिन पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। समय बहुत कम है। बस ओपी सिंह जी, कुल मिलाकर के अगर बात करें, फाइनल टिप्पणी में आपसे भी चाहूंगा जल्दी से कि कुल मिलाकर के बात तो हम आतंकवाद की कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को और आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है, जिसको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मैं चाहूंगा अपनी बात रखिए आप जी। जी देखिए आलोक जी, बिल्कुल सही कहा अल्पना जी ने। मेरा यह मानना है कि आतंकवादी गतिविधियां एक पहलू है और बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना दूसरा पहलू। आतंकवादी गतिविधियों को जब तक सख्ती से कुचला नहीं जाएगा ये कम नहीं होगा। और नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं द्वारा यदि उनको उसमें लिप्त न किया गया, स्वरोजगार में प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो ये हमारे लिए समस्या पैदा होगी। इसीलिए हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार रोजगार से जोड़ने के लिए गांव का विकास के लिए विशेष ध्यान दे रही है। गांव से पलायन होता था, तब होता था जब 24 घंटे में 4 घंटा बिजली मिलती थी, तब पलायन होता था, टूटे फूटे। चलिए अब तो रामराज आ गया ना, ठीक है। चलिए अल्पना जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, चलिए कुल मिलाकर के किस तरीके से समस्या को दूर किया जा सकता है? नहीं, मैंने जैसा कि अभी बताया और आदरणीय प्रवक्ता जी हमारे भाजपा के बोल रहे, सर आप गांव में आज भी जाके देख लीजिए, गांव में युवा नहीं रह रहे हैं। सारे वो युवा, हम लोग इलेक्शन में कई गांव में गए हैं और युवा शहरों की ओर भाग रहे हैं। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहीं पे रचते बसते। मेरा सिर्फ इतना कहना कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंपलसरी कर दीजिए, जैसे जो भी एजुकेशन है उसमें कोई कंपल्सेशन करिए कि आपको 100 दिन 500 दिन खेतों में ये बिल्कुल। फिलहाल सरकार ने अपना अभी 100 दिन का एजेंडा सेट किया है, उसी पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी आपका, सूर्य कुमार जी आपका भी, सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी और ओपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुर्तजा का आईएएस कनेक्शन, मुर्तजा को मठ बेचने वाले कौन लोग हैं? जांच होगी, जांच के बाद दोषियों को सजा भी होगी, लेकिन बड़ी बात इस तरीके की आतंकवाद की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कोशिश इस बात की होनी चाहिए, लूप होल्स कहां पर हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।